तो पेनक्रियास इज आल्सो अ ग्लैंड जो कि लीवर के जस्ट नीचे, स्टोमक के नीचे एक लॉन्ग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, दैट वी कॉल एज पेनक्रियास। और इससे जो जूस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? पैंक्रियाटिक जूस। आगे ना, जैसे लीवर के लिए क्या था? बाइल डक्ट था, वैसे पेनक्रियास के लिए क्या होगा? पेनक्रियाटिक डक्ट होगा, जो अपना कंटेंट कहाँ पे रिलीज करेगा? ड्यूडेनम में। आगे ना, मतलब लीवर का कंटेंट और पेनक्रियास का कंटेंट एक कॉमन जगह में आके मिलेगी, दैट इज द ड्यूडेनम। फिर वहां पे आके बाकी सारा काम होगा। आगे ना, तो कभी फैट का डाइजेशन पूछा जाता है कि फैट का डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैक्सिमम चीज की डाइजेशन कहाँ पे होती है? फूड का 30% डाइजेशन कहाँ पे होती है? माउथ में। 30% डाइजेशन कहाँ पे होती है? माउथ में। अगर पेनक्रियास के बारे में बात करूं, इसका ओरिजिन को लेकर के, आगे ना, इसकी ओरिजिन को लेके, तो जर्म लेयर कौन सी इसमें होती है बताओ? हाँ, लिखाया था क्या? हाँ, तो दैट इज एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी होती है? सिर्फ ये एंजाइम ही रिलीज नहीं करता, सिर्फ ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं करता, इनके पास दो टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं, इसलिए तो क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन बोलते हैं या मिक्सोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन और मिक्सोक्राइन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये एंडोडर्म में होते हैं, और दो टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं ना, कौन कौन से? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। एंडोक्राइन। आगे ना, अब कहाँ से एक्सोडर्म पे हाँ पे हाँ मिला रही, आगे ना, तो एंडोडर्मल ओरिजिन। बात समझ में आई? तो ये होता है मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन बोलते हैं। अपन की क्लास में शर्माने से कोई मतलब नहीं है, ना डरने से कोई मतलब है। अपन खाने वाले नहीं है, ठीक है? अपन खाने वाले नहीं है, इसलिए बेफिक्र हो गए पढ़ते रहिए, बेखौफ हो गए, निडर हो गए। हाँ के ना, रिस्पेक्ट अलग चीज है, डरने को मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं पीटने वाला हूँ नहीं, मतलब ये नहीं मैं नहीं पीटूंगा, ठीक है? तो मेक्सोक्राइन बोला जाए या हेटेरोक्राइन बोला जाए, मतलब ये होगा कि इनके पास ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होंगे और प्लस एक्सोक्राइन। मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, जो पूरे अगर पेनक्रियास की बात करूं, पूरे अगर पेनक्रियास के बारे में बात करूं, तो पूरे लीवर का मैक्सिमम पोर्शन क्या होती है? एक्सोक्राइन पार्ट होती है। मतलब 99% ऑफ द लीवर पेनक्रियास इज द एक्सोक्राइन पार्ट। तो ऐसा लिखिए, दिस इज 99% ऑफ पेनक्रियास, यस और नो? अरे हाँ कि ना? अरे बोलो। यस सर। एंडोक्राइन कितना होगा? 1%। 1%। 1% ऑफ पी। अब पी का मतलब पेनक्रियास। अरे बोलो ना, मेक्सोक्राइन बोला जाए, हेटेरोक्राइन बोला जाए, क्योंकि इनके पास दोनों ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट हार्मोन रिलीज करेगा, एंडोक्राइन पार्ट एंजाइम रिलीज करेगा। सही बोला? बहुत बढ़िया। नहीं, उल्टा। एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम रिलीज करेगा और एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन रिलीज करेगा। हाँ कि ना? अरे सिंपल सी बात ना, एंजाइम को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है, एंजाइम को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है, और हार्मोन कम अमाउंट में चाहिए होती है। आगे ना, तो ये हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के बारे में, उसका डेफिनेशन। वैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हार्मोन्स क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर होती है। आगे ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होती है पूरे के पूरे बॉडी में एक नेटवर्क बना के फैली हुई होती है, आगे ना, लेकिन हर सेल तक नहीं पहुंच पाता, जिनको कंप्लीट करने के लिए अपने को एक केमिकल की जरूरत पड़ती है, उस केमिकल का नाम क्या है? हार्मोन। तो करंट साइंटिफिक एक एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, उनके हिसाब से हार्मोन क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होती है, केमिकल मैसेंजर होती है, जो एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेट करती है। आगे ना, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? क्या है? आगे ना, ये इसका क्या है? नर्व एंडिंग है, दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल। बात समझ में आ रही है? ये इसका क्या है? माइलिन शीथ है, आपने कभी 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी थोड़ा पढ़ा होगा। तो यहाँ से जाने के बाद मान लो यहाँ पर इसका एंडिंग खत्म होती है, तो बाद बाकी और भी तो सेल्स है, उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए हार्मोन। कौन चाहिए? हार्मोन। तो हार्मोन आकर के रेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन को पूरा करता है। क्या मेरी बात ये सबको समझ में आई? अरे हाँ कि ना? यस। हाँ। हार्मोन इसमें कौन कौन सा आता है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन।
साथ में रिपीट करो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिनकी जिंदगी में ये दो लोग नहीं है उनकी जिंदगी मतलब यूजलेस हो जाती है, मतलब कोई मतलब की नहीं। जैसे कुछ इंसान की इंपॉर्टेंस लाइफ में होती है, उससे कहीं ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस होती है, इस हार्मोन की। मतलब ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, कम हुआ तो प्रॉब्लम। तो ये दोनों हार्मोन मिलाकर क्या करता है, बॉडी और ब्लड के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करता है। जिनके बीच में ये बैलेंस डिसबैलेंस हो जाती है, ये लेवल डिसबैलेंस हो जाती है, तो उनको डायबिटीज, शुगर की बीमारी होती है, हाँ कि ना। तो बोलते हैं ना फलां को शुगर हो गया, शुगर। मैं तेरे को नहीं कह रहा हूँ, मतलब शुगर हो गया मतलब, अरे किसी को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि शुगर मतलब क्या, कि ब्लड लेवल पे। अच्छा, शुगर होने से प्रॉब्लम क्या होती है, कह सकते हैं सर शुगर तो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, रिस्पिरेटिव रिएक्टेंट है। तो हमें इससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर कोई भी चीज को एक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी चीज को वो एक्सेस बर्दाश्त नहीं कर, मतलब सेल्स को इरिटेट कर देगा, जिनकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम होती है। किसी कंडीशन में बहुत प्यास लगती है, किसी कंडीशन में बहुत यूरिनेशन आती है। तो डायबिटीज मेलिटस होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है, आगे ना। मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट जिनका हाल वही जाने जिनको ये डायबिटीज होती है, मतलब शुगर की बीमारी होती है। अगर अगर ब्लड में शुगर ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, ब्लड से वो बॉडी सेल्स को एब्जॉर्ब करवाएगा, हाँ कि ना। अगर ब्लड बॉडी के सेल्स में अगर ज्यादा अगर शुगर अवेलेबल है, उसको ब्लड में लाएगा। अगर अब इन दोनों जगह ज्यादा हो गया तो फिर यूरिन के थ्रू उसको बाहर रिलीज करेगा, हाँ कि ना। अगर मान लो ब्लड में है, अगर ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया तो वो यूरिनेशन के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। मतलब ये होगा, तो जिनको शुगर की बीमारी होती है तो उनके यूरिनेशन में मिठास आएगी, हाँ कि ना। ये कैसे मालूम चलेगा, तो अक्सर देखा जाता है कि जो लोग यहाँ वहाँ यूरिन करते हैं तो उनके इसमें चूटे आते हैं, एंड्स आते हैं, हाँ कि ना। अब वो मिठास में आएगी क्योंकि यूरिन में शुगर अवेलेबल है। तो इस मालूम जिनका ऐसा हुआ समझ लेना उनको शुगर की बीमारी तो है। ही और शी शुड कंसल्ट द डॉक्टर एंड एप्रोप्रिएट उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्लियर है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये 1% क्या करता है, इट रिलीजेस हार्मोन। क्या करता है, रिलीजेस हार्मोन। बात समझ में आई। जो एक्सुबेरेंट फैट है क्या करेगा बताओ, एंजाइम बोला जाए या पैनक्रियाटिक जूस बोला जाए, हाँ कि ना। इट रिलीजेस एंजाइम और पैनक्रियाटिक जूस। कोई दिक्कत, आपस की आप लोग गपशप बंद कीजिए, ठीक है ना। मुझे सब दिखता है, पहले मैं कहीं और देखूं, मुझे सब दिख जाता है, ठीक है ना। मेरी आंखें बंद भी है फिर भी मुझे दिख जाता है बच्चे क्या कर रहे हैं, इसीलिए कैमरा ऑन करने के लिए बोलता है। क्लियर है, आगे बढ़ो क्या। आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट का कैमरा ऑन करो। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें जो बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, दैट इज एक्सोक्राइन पार्ट, आगे ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सोक्राइन बारे में बात करेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। इसके बारे में, एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली जो ये जिस जिस सेल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिनी। तो मेड ऑफ न्यूमेरस एसिनी, ACINI। क्लियर। और यस। एसिनी क्या होता है, बेसिकली दीज आर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल विच सराउंड द, जो इन पैनक्रियास के कैविटी है वो सराउंड करता है, हाँ कि ना। और हर एसिनी क्या होता है, कुछ पैरामिडल शेप के सेल से घिरा हुआ होता है, आगे ना। एसिनी, और एसिनी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स होती है, आगे ना। तो जिस कैविटी में, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, लीवर है, क्या है,
ये क्या आपके पास लीवर है, हाँ कि ना? तो इनके बीच में कैविटी होगी कि नहीं होगी? तो जो इनके सराउंडिंग वाले सेल्स हैं, तो दीज आर द एसिनी ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल जो कि इन कैविटी को लाइन करते हैं। बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? तो इसी कैविटी में जो है प्रेजेंट होती है किसके अंदर? पेनक्रियास के अंदर। तो बेसिकली देयर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स व्हिच लाइंस द कैविटी ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। कोई दिक्कत? आगे ना, ये जो एसिनर सेल्स हैं, एसिनी वाले सेल्स को क्या बोलेंगे? एसिनर सेल्स व्हिच सेक्रेट, बोलो, एंजाइम। आगे ना, ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। कोई दिक्कत? पेनक्रियाटिक जूस, अरे हाँ कि ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेनक्रियास के लिए पेनक्रियाटिक डक्ट होगा, हाँ कि ना? Yes. अगर इसका डायग्राम बनाया जाए जब ये कहां पर मिलता है, तो दिस पार्ट इज द, ये वाला पार्ट क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट है। क्या है? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिससे पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन ड्यूडेनम में रिलीज करेगा, हाँ कि ना? अच्छा, ये वाला कब, ये वाला क्या है बताना? क्या है? बाइल डक्ट, जिससे बाइल जूस आएगा। क्या आएगा? जिससे क्या आएगा? बाइल जूस। और ये वाली जो स्फिंक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, बोलो? स्फिंक्टर ऑफ, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। खैर इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है? और ये वाला क्या है? ड्यूडेनम है, द पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। पुड्डी बोलो या पट्टी बोलो। बात समझ में आई, है कि ना? और ये वाला जो बल्ज एम्पुला टाइप का जो मतलब कि बल्ज स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं? हेपेटो, क्योंकि लीवर का भी है, आगे ना, हेपेटो पेनक्रियाटिक, क्योंकि पेनक्रियास का भी है, आगे ना, एम्प्यूला बोला जाए या फिर एम्पुला ऑफ वेटर बोला जाए, आगे ना? वो वाला वेटर नहीं जो आप लोग समझते हैं, ये VATER है, एम्पुला ऑफ वेटर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से Yes. रेगुलेट होता है। अरे मेरे बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? Yes. आगे बढ़ूं? Yes sir. अगर सजाना चाहो तो सब डेकोरेट कर सकते हैं। एक बच्चे का मुझे डायग्राम काफी अच्छा लगा, ऐसे डायग्राम कंटिन्यू करना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो किसी को भी देख लेते हैं मास्टर। आगे बढ़ो क्या? इतना लिखा गया? हाँ सर। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes sir. From the, apart from the main pancreatic duct, it has also accessory pancreatic duct, हाँ कि ना? accessory pancreatic duct।
और इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। अब मैं क्या तुम्हें मालूम है ऐसा वर्ड? नहीं सर। मालूम होना चाहिए। That opens into duodenum, आगे ना, opens into duodenum, बोलो ना, with separate opening, जो हम लोगों ने मेन पेनक्रिएटिक डक्ट पढ़ा उसके जस्ट ऊपर होती है। क्लियर? आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट लिखिएगा इसमें एक्सोक्राइन पार्ट। क्या लिखिएगा? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। हाँ, अच्छा, एंडोक्राइन पूरे पेनक्रियास का कितना परसेंट है? 99% ना? पक्का? इनका काम क्या होगा बताना? एंडोक्राइन पार्ट का क्या काम होगा? आगे ना, क्या बोलो? दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, अभी लिखा है नहीं, पीछे मत देखो। ग्रुप ऑफ सेक्रेटिंग सेल, या बोलेंगे एंडोक्राइन सेल। क्या हुआ? ग्रुप ऑफ, मालूम है तुम तेज हो, मालूम है तुम तेज हो। ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और डेल्टा। डेल्टा ऐसे होता है ना? नहीं, ये गामा होता है शायद। अच्छा, ऐसे करके क्या? ऐसा? हाँ जी, ऐसे तो होता है। और ये नेक्स्ट होता है पीपी सेल्स। आगे ना, तो अल्फा सेल होंगे, बीटा सेल होंगे, डेल्टा सेल होंगे और पीपी सेल होंगे। ये जो पीपी सेल है ना, इसको क्या बोलते हैं? पेनक्रिएटो पॉलीपेप्टाइड सेल, इसी को बोलते हैं गामा सेल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? आप चाहे तो पीपी का मतलब लिख लेना, पेनक्रिएटो पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रिएटो पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अपना राइटिंग तो अच्छा करो, क्या नाम तुम्हारा? तुम तेरे हो गए आगे ना, क्या हुआ? और ये कहाँ मिलेगा? जो हम लोगों ने अभी एक्सोक्राइन पार्ट में एसिनी के बारे में पढ़ा था, उसके बीच में मिलती है। कहाँ मिलती है? उसके बीच में। और इन सब को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अरे हाँ कि ना? यस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये लैंगर कोई साइंटिस्ट का नाम है। हाँ कि ना? अरे बोल दे। आगे बढ़ू मैं? यस सर। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? चश्मा नहीं है। खराब हो जाएगा। ये जो आपके पास क्या बोला मैंने? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जो उसके मैंने नीचे एरो दिया था ना, इट सेक्रेट्स इंसुलिन। आगे ना, यस सर। आगे बोलो ग्लूकेगॉन। ग्लूकागॉन, और बोलिए सोमैटोस्टैटिन, सोमेटोस्टेटिन और
अरे बोलो आगे और बोलो। बस ये 3 ही पढ़ा है। पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात करें हम लोग पेनक्रियास के बारे में, तो आपके पास जो ये पेनक्रियास है इनका दो पार्ट होती है। कितने पार्ट होती है? दो पार्ट, कुछ एक्सोक्राइन वाला कुछ एंडोक्राइन वाला। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा आपके पास है? एंडोक्राइन वाला। और ये क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल होता है, मतलब पीपी सेल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? गामा सेल बोलते हैं, हाँ कि ना? ऑब्वियसली इनके पास ब्लड भी होगी, तो इनके लिए क्या होना चाहिए? ब्लड वेसल्स होना चाहिए, हाँ कि ना? जो पेनक्रिएटिक डक्ट है, क्या है? पेनक्रिएटिक डक्ट है, जो कि पेनक्रियास के पेनक्रिएटिक जूस को बाहर रिलीज करके कहाँ पे लाएगा? सी शेप ड्यूडेनम के पास लाएगा। और इनके लिए जो बाहर वाले सेल्स उनको क्या बोलते हैं? पेनक्रिएटिक एसिनी। एसिनी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल व्हिच रिलीजेस पेनक्रिएटिक जूस एंड व्हिच कंबाइनली नोन एज एक्सोक्राइन पार्ट, हाँ कि ना? जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ, मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो एंडोक्राइन पार्ट है बेसिकली इट विल सेक्रेट क्या क्या? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्लियर है? अरे बोलो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या? पेनक्रिएटिक जूस का कंटेंट के बारे में। जैसे बाइल जूस के बारे में बात किया था, वैसे पेनक्रिएटिक जूस के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पेनक्रिएटिक जूस के बारे में, हाँ कि ना? अगर पेनक्रिएटिक जूस के बारे में बोला जाए, आपने नाम सुना होगा एसीएच। नाम सुना है कि नहीं सुना है? एसिटाइल कोलिन और सीसी के। अरे कोले साइटोकाइनिन क्या होता है? कोले साइटोकाइनिन, सीसी के और एसिटाइल कोलिन, इनकी वजह से स्टिमुलेशन होती है, मतलब ये स्टिमुलेट करता है। और क्या? पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस मतलब एंजाइम का सेक्रेशन होता है, हाँ कि ना? इसमें पहला पॉइंट लिखेगा पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक सेक्रेशन, pancreatic secretion of enzyme is stimulated by CCK and ACH, एसिटाइल कोलिन, हाँ कि ना? वाइल जो बाइल कार्बोनेट इनके पास होती है, कौन सा कार्बोनेट? बाइल कार्बोनेट। इट इज स्टिमुलेटेड बाई सेक्रेटिन, हाँ कि ना? सेक्रेटिन क्या है? एक हार्मोन है, हाँ कि ना? अरे बोलो तो। यस सर। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग, मोबाइल रख दो चले चलिए।
और सीसी के रिलीज कहाँ से होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है इससे ये रिलीज होती है। सेक्रेटरी पे वही आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ही रिलीज होती है। और ये किस पर काम करता है? पेनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, हाँ कि ना? तो सीसी के क्या फुल फॉर्म पे लिख लेना आप लोग, क्या लिखोगे? कोले साइटोकाइनिन, क्लियर? कोलेसाइटोकाइनिन। और एसीएच का एसिटाइल कोलिन, हाँ कि ना? और एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ कि ना? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पे एसीएच एसिटाइल कोलिन नहीं है, ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, हाँ कि ना? एसिटाइल कोलिन तो न्यूरोट्रांसमीटर होती है और वो एक केमिकल मैसेंजर है ना, ये हार्मोन नहीं है, ठीक है? एड्रेनो, अच्छा यहाँ पर जो एसीएच लिखे हैं इनको कैपिटल सी में लिखे है ना, तो इसके काफी फर्क पड़ेगा। ए सी एच, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कोई दिक्कत? अरे बोलो, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कोई दिक्कत? और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेटेड होते हैं, ठीक है ना? बोलो। ये जो ACH है वो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाँ हाँ हाँ, और जो एसिटाइल कोलिन होती है ना, वो एसीएच होती है, इस तरीके से। यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल ए है और एच है, देयर इज द एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। यहाँ पर इन न्यूरोट्रांसमीटर कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसीलिए क्या होगा, वहाँ पे हार्मोन के स्टिमुलेशन से ऐसा होती है, इसलिए हम लोग कैपिटल ए कैपिटल सी एच करते हैं, और यहाँ पर वहाँ पर कैपिटल ए सी एच करते हैं, हाँ कि ना? एसिटाइल कोलिन वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक हार्मोन है। बात समझ में आई? वैसे हार्मोन के बारे में अलग से हम लोग चैप्टर है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। आगे बढ़ूं मैं? तो नेक्स्ट इसमें लास्ट पे हमने क्या लिखा? ये तो पेनिट्रेटिव ना, हाँ। इसमें लिखिए इसी के अंदर कंपोजिशन किसका? पैनक्रियाटिक जूस। कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, हाँ कि ना? इसके अगर इसका डेली सेक्रेशन के बारे में बात करूं, तो डेली सेक्रेशन कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर पर डे, जिस रेट से रिलीज होती है ये इस हिसाब से सेक्रेट होती है, क्लियर है? अगर वाटर का परसेंटेज देखूं तो 98% उनके सेक्रेशन में क्या होती है? वाटर होती है, कोई दिक्कत? सॉल्ट एंड एंजाइम कितनी होगी? अराउंड और अबाउट 2%। सॉल्ट एंड एंजाइम इट इज अराउंड 2%। अगर पीएच की बात करूं, मतलब पीएच मतलब क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पहले लिख लो बाद में कर लेना डायग्राम। ये बेसिक होती है तो 7.5 टू 8.3 पीएच होती है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। 5 टू 8.3। आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट बात करेंगे इसका एक्शन के बारे में, आगे ना? एक्शन ऑफ एंजाइम इन प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस, प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है?
देखा क्या? एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पहला बात करेंगे हम लोग पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। क्या बात करेंगे? पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। इनका काम क्या होगा? अच्छा, इसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो बचा हुआ स्टार्च होगा, जो बचा हुआ स्टार्च होगा वो कौन, देखो कुछ स्टार्च तो आपके बक्कल कैविटी में उसका डाइजेशन होगा, जो बचा हुआ स्टार्च रहेगा वो कौन डाइजेस्ट करेगा? क्योंकि सेलेवरी एमाइलेज सेलेवरी से भी निकलता है, तो वो भी डाइजेस्ट करता है। जो स्टार्च बच जाएगा उनका डाइजेशन करेगा पैनक्रियाटिक जूस। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? तो पहला पॉइंट लिखना, पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। जहां पर भी इस तरीके से एल ए लास्ट में ए ऐसी आए, इसका मतलब क्या है? एंजाइम है। हाँ कि ना? उसको बोलेंगे अमाइलोप्सिन। कौन सा लॉप्सिन? कौन सा लॉप्सिन? अमाइलोप्सिन। बेसिकली इनका काम अगर पूछा जाए, बोलेगा तेरा तेरा धंधा क्या है, तो ये बोलेगा कि स्टार्च को ये डिसोसिएट करता है। किसको? स्टार्च को ऐसे लिखते हैं ना, डिसोसिएट स्टार्च इनटू माल्टोज। कौन से डोज में? माल्टोज। क्लियर? आगे बात करो क्या? यस इसी में एक पॉइंट डाल के लिखना, स्टार डाल करके, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे होती है? नो, किसकी? स्टार्च की मेजॉरिटी ऑफ स्टार्च माउथ में। वहां पर तो सिर्फ 30% डाइजेशन होता है फूड का। जो वहां पर आपके पास सेलेवरी एमाइलेज है, तो फूड का 30% डाइजेशन वहां पर होती है, बाकी डाइजेशन तो आगे होगी ना। तो हम लोग कैसे बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टार्च वहां पर कैसे डाइजेशन होगी? तो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्च कहाँ पे होगी आपके पास? बोलिए, ड्यूडेनम में। आगे ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टार्च क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ब्रेक्स into the duodenum। duodenum। कोई दिक्कत? कुछ पेनक्रियाटिक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होगा, तो उसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक प्रोटीएज। हाँ कि ना? लिपेज भी होगा। आगे बढ़ो। इसमें नेक्स्ट लिखना पेनक्रियाटिक प्रोटीएज। प्रोटीज। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? पेनक्रियाटिक प्रोटीन। पहला बात करेंगे इसमें हम लोग ट्राइप्सिनोजन। क्या ये एक्टिव है इनएक्टिव है? इनएक्टिव। सिनोजन। इनएक्टिव। बताओ, ट्राइप्सिन में कन्वर्ट होगा। वैसे सिन का मतलब क्या होता है? इंटेरोपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में पेप्टाइडेज, या फिर इसको बोलते हैं इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज इन एंजाइम के प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्राइप्सिन। मतलब वो डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि ट्राइप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्राइप्सिन में। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है काइमोट्राइप्सिनोजन। इनएक्टिव है एक्टिव है? काइमोट्राइप्सिनोजन। आगे ना, ये ट्राइप्सिन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा बताओ? काइमोट्राइप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन बोलो या ट्राइप्सिन बोलो, बात तो वही है।
अरे हाँ कि ना? नहीं ये बता रहा हूँ। आगे बढ़ो क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट आपके पास प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज, आगे ना ट्राइप्सिन के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज में, आगे ना कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज। ये वाली बात अगर समझ में आ गई तो एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शन दे रखा है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसके लिए कौन सा होगा? ट्रिप्सिन। अरे बोलो ना, आगे बढ़ो। यस सर। हाँ, स्टार डाल के एक पॉइंट लिखना, ये जो ट्राइप्सिन है, कोई कहती है ट्राइप्सिन या ट्रिप्सिन एंड काइमोट्राइप्सिन ना, कौन सा? काइमोट्रिप्सिन। दीज आर एंडोपेप्टाइडेज। अच्छा, एंजाइम जो होगी ना, आपको दो टाइप, अगर अगर जो प्रोटीन क्या होती है, किससे बनती है? हाँ जी, प्रोटीन किससे बनती है? तो बहुत बड़ी लंबी चेन होती है, बहुत छोटी चेन होती है। तो उसको तोड़ने के लिए देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर तरफ से मारते हैं, आगे ना कुछ लोग होते हैं कि ऐसी जगह मारते हैं, मतलब मान लो अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक है, स्नेक को अगर सर से मारोगे तो वो अपना पूंछ से हमला करेगा, पूंछ से मारोगे तो अपने हेड से हमला करेगा, उसके बीच में ही मार दोगे तो वो न इधर का जाएगा ना उधर का, वो बीच में अटक जाएगा। दिस इज द क्लास, सो kindly follow the discipline of the class. In science, we do not follow pronunciation. Everyone has its own phonetics. I have my also own. Okay? बोलता तो you can say anything. समझ में आ रही है? बात दिल पे नहीं लेते ना? एंडोपेप्टाइडेज। तो ट्राइप्सिन एंड काइमोट्राइप्सिन क्या है? एंडोपेप्टाइडेज है, जो कि पेप्टाइड्स जो के चेन होंगे उनके बीच में काम करेगा। कुछ होते हैं एक्सोपेप्टाइडेज, इनका यूज आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? क्लास 12 के जेनेटिक्स में कहाँ मिलेगा? फ्रेंड लगी? हाँ, आगे बात करो क्या? एंडोपेप्टाइडेज टाइप ऑफ एंजाइम, मतलब जो बीच से तोड़ेगा, लेकिन तोड़ेगा जरूर, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। इनका काम क्या होता है? किसका? ट्रैप्सिन एंड काइमोट्रैप्सिन का। बेसिकली प्रोटीन्स को ये डिसोसिएट करता है, इसको प्रोटीन्स डिसोसिएशन ऑकर्स हियर, हाँ कि ना? into peptones and protease, into peptones and proteases, आगे ना? आगे बात करो। हेलो, क्या बोला मैंने? मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन are broken into the stomach, आगे ना? बोलो। एंड रिमेनिंग कहाँ पर होगी बताओ? कहाँ पर? रिमेनिंग इन द डिओडेनम। सबको मेरी बात समझ में आई? एक सिंपल सा अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए इसके बारे में, तो प्रोटीन्स है, कौन सा टीम? छत वाला टीम ना? हाँ, तो प्रोटीन्स पहले लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा इसको, किसमें? लार्ज पेप्टाइड्स।
विद द हेल्प ऑफ क्या, ट्राइप्सिन और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्राइप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। बात समझ में आई? अरे बोलो तो। अभी जो लार्ज पेप्टाइड है, अब फर्दर ये स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट होगा, अरे होगा कि नहीं? These large peptides are converted into small peptides as well as amino acids। अरे जहां से बना था वहीं तक पहुंच गया। सोच, सिंपल सी बात सोचो, अगर हम डायरेक्ट अमीनो एसिड लेते तो सोच इसका क्या हाल होता? बोलो क्या हाल होता? अपने जहां तक हमें जरूरत थी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो बेसिकली एक पेप्टाइड के फॉर्म में, एक पॉलीमर के फॉर्म में ये किसी जगह से दूसरे लोकेशन तक ये ट्रांसफर हो पाता है, आगे ना। अगर ऑलरेडी इसको छोटे यूनिट में रखेंगे तो HCl के प्रेजेंस में तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ये। जहां पर अगर झील को डुबा दिया जाए तो उसको भी गलाकर फ्लूइड बना देगा। तो अमीनो एसिड से बहुत छोटी सी चीज है, आगे ना। अरे बात समझ में आई? प्लस एमिनो एसिड, अरे हाँ कि ना? और कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ बताओ? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। बात समझ में आई सबको क्या? कोनो दिक्कत है? हाँ। नेक्स्ट स्ट्रगल के पॉइंट लिखना, जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, कौन होता है? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इस पैनक्रियाटिक जूस में भी ऐसा अवेलेबल होता है, कहाँ होती है? अरे बोलो ना। तो इन पैनक्रियाटिक जूस जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? स्टेप्सिन बोलते हैं, स्टेप्सिन, STEAPSIN। दैट इज द स्टेप्सिन बोलो या स्टेप्सिन बोलो, बात तो वही है। मतलब काम क्या होगा जी? तो फैट को डाइजेस्ट करेगा। उससे पहले फैट का डाइजेशन कहां पर हुआ था जी? समझ? किसके हेल्प से होगा? तो यहीं पर ना, क्योंकि लीवर से कुछ ना कोई जूस आने वाली है। अब चाहे बनाना शेक आए या खजूर का शेक आए, लेकिन जूस तो हो सके एप्पल का भी शेक आए या जूस आए, लेकिन आएगा तो कहाँ पर? ड्यूडेनम में। तो फैट का डाइजेशन कहाँ पर होगा? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आई? तभी जो रिसेंटली आपको जो 12th वाले बोर्ड पे जो प्रिपेयर चल रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फैट का डाइजेशन पहले कहाँ होता है, आगे ना। तो मैंने क्या बोला? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को, जो कि अपने अलग अलग पैनक्रियाटिक जूस में होती है, तो इन इसमें ऐसा लिख लो, इन पैनक्रियाटिक जूस, इन पैनक्रियाटिक जूस। अरे इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो, आगे बढ़ू मैं? इसमें पहला टाइप लिखेगा, इसमें पहला टाइप लिखेगा पैनक्रियाटिक लिपेज। कहां से निकलेगा ये? पैनक्रिया से निकलेगा, हाँ कि ना? पैनक्रियाटिक लिपेज बेसिकली क्या करेगा ये बताओ? अरे क्या करेगा ये बताओ ना। लिपेज है तो लिपिड का ब्रेकडाउन है। अगर वीकेज हो तो क्या करेगा? वीके को ब्रेक डाउन करेगा, हाँ कि ना? और पीजी हो तो पीजीएस को हो तो पीजीए का ब्रेक डाउन करेगा, हाँ कि ना? जेजे हो तो जेजे का हाँ कि ना? हाँ, तो मैंने क्या बोला? पैनक्रियाटिक लिपिड, आगे ना। तो पैनक्रियाटिक लिपिड क्या करेगा? जो पैनक्रियाटिक जूस से जो लिपिड आएगी वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, हाँ कि ना? तो इसमें लिखिए इट कन्वर्ट
ट्राइग्लाइसराइड्स, ये पढ़ा है आप लोगों ने, आगे ना, इनटू डाई एंड मोनोग्लाइसराइड। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ कि ना? किसी को हेडेक है? हाँ जी। अगर हम लोग दूसरा बात करें, कोलेस्ट्रॉल स्टेरेज, कोलेस्टेरॉल स्टेरेज बेसिकली क्या करेगा? इट डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल स्टर। आगे ना, कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है, याद है? अरे कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है? इससे वजह से बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, तो किससे क्या करेगा? इसको स्टर में, कोलेस्ट्रॉल स्टर में उसको डाइजेस्ट करके इनके सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? तीसरा आपके पास है फोस्फोलिपिड। जो फोस्फोलिपिड होंगे ये उनको डाइजेस्ट करेगा। अरे बात समझ में आई? हेलो? तो इट डाइजेस्ट फोस्फोलिपिड्स। अरे क्या करेगा? फोस्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ, एक नोट डाल के पॉइंट लिखना। क्या डाल के? नोट डाल के पॉइंट लिखना। सर, एक होता है डीएनए, एक और होता है डीएनए, दोनों में फर्क क्या है? एनसीईआरटी पूछती है, एक डीएनए ऐसे होती है और एक डीएनए ऐसे होती है, दोनों में फर्क क्या है? मतलब ये ऐसे होती है, हाँ, ये ए नहीं होती, ये प्लूरल फॉर्म है और ये एंजाइम। तो क्या एनसीईआरटी को जवाब देने के लायक हो गया तुम लोग? हाँ, एनसीईआरटी के छोटे मोटे सवाल कभी पूछ लेते हैं, वैसे छोटे मोटे उसके लिए जिनको कंसेप्ट समझ में आती है। आती ना, हमें पढ़ाया नहीं गया तो हमें मालूम नहीं था क्या है, लेकिन हमने भी कॉमन सेंस लगाया था और बोला था कि एंजाइम और ये प्लूरल फॉर्म। हाँ कि ना? अरे बोलो। इसमें लिखिएगा न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। अरे बोलो ना। तो न्यूक्लियस एसिड में ये अलग अलग टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? अलग अलग टाइप का होगा। सर क्या बात करते हैं? इसमें पहले आपका आएगा डीएनए। अरे कौन सा ये? डीएनए एंड आरएनए। आगे ना, बेसिकली क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ डीएनए। ये पता है जब कहाँ पड़ती है? जब इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब हर्शियन चेज ने किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, वहां मालूम चलेगा कि ये सब डीएनए और आरएनए होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। ट्राई टू फोकस ऑन लेक्चर, नॉट ऑन मोबाइल। हाँ कि ना? तो डीएनए एंड आरएनए बेसिकली डाइजेशन किसका होता है? ऑफ डीएनए, अगर काम हो गया है तो डीएनए एंड आरएनए। हाँ कि ना? अरे बोलो। इनटू रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड। याद है ये डीएनए किससे बना था? न्यूक्लियोटाइड से। अरे याद है क्या? रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना था बताना? नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट्स और शुगर से। हाँ, शुगर कौन सा? पेंटोस शुगर में कौन कौन से थे? राइबोज और डिऑक्सीराइबोज। डिऑक्सीराइबोज आरएनए के लिए था और राइबोज आरएनए के लिए था। डिऑक्सीराइबोज आरएनए के लिए था और राइबोज डीएनए के लिए था। सही बोला? नहीं। क्या सही क्या है? तो क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा तो सही कर सकते हो? प्रॉमिस? हाँ, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। हाँ कि ना? वरना मैं बहुत बुरा मारूंगा। इतनी बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? चलो इसी खुशी में कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। पेयर्ड पैचेस आप लोगों ने पढ़ा था। पेयर्ड पैचेस कहाँ प्रेजेंट होती है? एंटेरोकाइन, बेसिकली पेयर्ड पैचेस प्रोड्यूसेस एंटेरोकाइनेज, लिम्फोसाइट, म्यूकस, ट्राइप्सिन।
एवरीवन, भारती शर्मा, आमिया, आर्यश, शोकल, ऋषिका, जो क्लास में है सब बोलो, वरना सबको मैं मुर्गा बनाऊंगा। हाँ, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में क्या होगा, एज वी नो डाइजेशन के लिए आपके पास अलग अलग स्टेप हैं। डाइजेशन क्या होता है, सिंपली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। इसी तोड़ने मरोड़ने कंज्यूमर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इंक्लूड्स 5 प्रोसेस। आगे ना पहला स्टेप, सिर्फ मैं उसी को सबको बोल रहा हूँ। पहला स्टेप इंजेक्शन, दूसरा तीसरा, फिर लास्ट में फीकल मटेरियल वेस्ट मटेरियल का डिस्चार्ज आउट करना। क्लियर है? तो मतलब ये 2 कंपोनेंट में होती है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है पहले माउथ से शुरू होती है और फाइनली एनएस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है। बेसिकली अगर देखा जाए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका डाइजेशन है, बेसिकली 2 तरीके से होती है, एक मैकेनिकल होती है और एक केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है। तो मैकेनिकल डाइजेशन कहां पर होगी, बस आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं ना, मैकेनिक्स, जहाँ पर फिजिकली कुछ चीजें हमें होता हुआ दिखता है। एक तो माउथ होती है, फिर क्या होती है, स्टमक होता हुआ इंटेस्टाइन। वहां पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जहां पर वो हमें एंजाइम्स का रिएक्शन दिखता है। फिर बाद में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। मतलब क्या हो गया कि मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ आते हैं, टंग आते हैं, लिप्स आते हैं, इन सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर फाइनली च्यू करते हुए फूड का क्या होता है, मैस्टिकेशन होती है, हाँ कि ना। फिर क्या होता है, केमिकल डाइजेशन। उसी दौरान क्या होता है, स्टार्च डाइजेशन होगा, उसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन, हाँ कि ना। अब जो वो कॉम्प्लेक्स चीज था कुछ छोटे टुकड़े में बांट दिए, वो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, हाँ कि ना। तो इसमें हम लोग पहला अगर बात करेंगे, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, डाइजेशन इज डिवाइडेड into two ways, बोलते हैं ना, नो वेज। तो यहाँ पर क्या है, 2 वेज। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, गॉट माय पॉइंट, मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा क्या होगा, केमिकल डाइजेशन, अरे हाँ कि ना, केमिकल डाइजेशन। अरे बोलो तो, मैकेनिकल डाइजेशन और मैंने क्या बोला, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन क्या होगा, ये सिंपल क्या है, ये लिखने की जरूरत पड़ेगी मुझे। क्या होगा उस दौरान, टीथ आएगी, लिप्स आएंगे, टंग आएंगे, इन सब का मैकेनिकल रोल होगा और फूड को क्या करेगा, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को मैस्टिकेशन बोलेंगे, आगे ना। फिर कुछ कहाँ पर होती है, स्टमक में, जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, एसिड से मिलती है और पूरे फूड को, हार्ड फूड को सॉफ्ट करती है, आगे ना। एक तो एसिड का एक काम होता है कि माइक्रोब्स को मारती है, दूसरी बात फूड को कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करती है, तीसरा क्या काम होता है कि फूड को सॉफ्ट भी करती है, हाँ कि ना। तभी हम मच्छी वगैरह खाते हैं, तो जो अंदर चला जाता है वो कौन उसको गलाता है, एसिड को गलाता है। यकीन ना हो तो एसिड के टैंक में आप डूब के मालूम कर सकते हैं। बात समझ में आई? अरे बोलो ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केमिकल डाइजेशन के बारे में। तो केमिकल डाइजेशन में हम लोग पहले बात करेंगे, पटियाला हाउस का नाम सुने हो, पटियाला हाउस। पटियाला से वो नहीं जो आप लोग समझते हैं, पटियाला कोई जगह है, आई थिंक कहाँ पर है, आई डोंट नो, पर कोई जगह है पटियाला हाउस। तो नाम है पिटियालीन। क्या नाम है, क्या नाम है, हंसने की बात नहीं है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं, पिटियालीन।
ये क्या करेगा बेसिकली, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, हाँ कि ना, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा माल्टोज। और याद है आप लोगों को अल्फा डेक्स्ट्रिन के बारे में, अल्फा डेक्स्ट्रिन, शर्माते ऐसे जैसे शर्मिला टैगोर, आगे ना। तो इनका पीएच कितना होता है, 6 से 8 के बीच में, हाँ कि ना, ऐसा बोला जाए 6.8 होता है राउंड, किसका, पिटियालिन का। और पिटियालिन कहाँ मिलेगा आपको, जब हम लोग सेलिवरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे, सेलिवरी एमाइलेज, उसी को तो हम लोग ह्यूमन सेलिवा में मिलता है क्या, पिटियालिन, हाँ कि ना, जो कि क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होता है कंप्लीटली और इसको डाइजेस्ट करता है, हाँ कि ना। तो पूरे फूड का ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता, ओनली 30% का डाइजेशन होती है, हाँ कि ना। लेकिन जो पका हुआ क्या बोलते हैं, जो रो स्टार्च होती है उसको डाइजेस्ट नहीं करता। एक तो होती है सेलुलोज, उसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है, हाँ कि ना, इसीलिए जो खाते हैं वो एज इट इज निकल जाता है, हाँ कि ना। ये स्टूल टेस्ट के दौरान मालूम पड़ सकता है कि जो खाते हैं वो निकल सकता है, या फिर ऐसा मालूम पड़ सकता है कि जो जहाँ पर खुले एरियाज में पोटी की जाती है, या फिर वहां से जो भी इनका सेलुलोज होती है वो डाइजेस्ट होती नहीं है, इसलिए वो एज इट इज रह जाती है और फिर ऐसा हमें दिख सकता है। क्लियर है? तो ऐसा इसमें लिखिए, इन बक्कल कैविटी, इसमें इन बक्कल कैविटी 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। इन बक्कल कैविटी 30% स्टार्च, इन बक्कल कैविटी इसका डाइजेशन होता है। बात समझ में आ रही सबको? इज डाइजेस्टेड बाय पिटियाला हाउस के एंजाइम का नाम क्या है, जियालिन। अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत है? अरे बोलो। फिर क्या होता है, वहां पर फूड माउथ में, बक्कल कैविटी में, सुन लो, फूड माउथ में क्या होता है, तो देखो अब सिंपल सी बात है ना, अगर खाना खाते तो होंगे, भूखे तो नहीं होते हैं, इतने भी शरीफ नहीं आप लोग, तो खाना खाते हैं उस दौरान क्या क्या अंदर होता है उसको याद कीजिए। मैस्टिकेट करते हैं, सलीवा निकलता है। अच्छा, सलीवा खाने से पहले शुरू हो जाती है, मतलब ना खाने को देखते जीभ में टपकने लगता है, आगे ना, आगे ना, दैट इज मतलब डिलीशियस फूड होगा तो कुछ ज्यादा सैलेवा का सिचुएशन होगा। उससे क्या होता है, फूड को अगर ड्राई फूड है उसको क्या करता है, वेट बनाता है, मतलब गीला करता है, फिर उसको फूड को सॉफ्ट करता है और च्यू के दौरान मैस्टिकेट करता है। उसी च्यू के दौरान कभी क्या होता है ना, विजडम टीथ की वजह से इनर जो चिक है वो कट जाते हैं, आगे ना। तो क्या होता है, फिर फूड सॉफ्ट हो जाएगा, एक छोटे छोटे निवाले के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होगा, स्वेलो होगा। तो स्वेलो, ड्यूरिंग स्वेलोइंग एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, जिनकी वजह से फूड पाइप में, विंड पाइप में फूड जाएगा नहीं। मतलब जो एपर्चर, जो हम लोगों ने एपर्चर पढ़ा था, पोस्टीरियर एपर्चर, दैट इज द इसोफेगस, मतलब उसको फूड पाइप बोलते हैं, उसके थ्रू अंदर चला जाएगा। और बोलस बाय बोलस, मतलब टर्म बाय टर्म, टाइम बाय टाइम, सेशन बाय सेशन फूड का पैसेज होगा। देन फिर फाइनली कहां पहुंचेगा, ईसो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, अगर याद हो तो, कि किसके किसके बीच होता है, अरे किसके किसके बीच होता है, बाकी क्या तुम लोग कहां पर हो, इसोफेगस और स्टमक के बीच में, हाँ कि ना। देन दिस बोलस इज पुश इनवर्ड इनटू द इसोफेगस, जहां पर फेरिंक्स होता हुआ, एंड फेरिंक्स इज द कॉमन पार्ट इन द बक्कल ओरोफेरिंजियल कैविटी, हाँ कि ना। फिर जो लैरिंक्स आता है वो विंड पाइप का पार्ट होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, हाँ कि ना। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग, उन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस का अंदर जाना थ्रू इसोफेगस, उसको बोलते हैं स्वेलो, मतलब निगल जाना। अगर हिंदी में बोला जाए तो सटकना बोलते हैं ना, जब सटकते हैं। दूसरा क्या होगा, इसी प्रोसेस को अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में बोलते हैं डीग्लूटेशन। क्या बोलते हैं, डीग्लूटेशन, क्या इसमें याद रहेगा, पक्का। देन फिर क्या होता है, these deglutition is coordinated by different involuntary contraction of stomach as well as esophagus, और ऐसे ही मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर है? फिर ये जो पेरिस्टाल्सिस वेव जो चलता है, फाइनली पहुंचते पहुंचते इस वक्त होता हुआ कहाँ पहुंचती है? स्टोमक में पहुंचती है, जहां पर उसको बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का मुलाकात होती है। लेकिन ध्यान रहे, क्या इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है? तो आप याद ना रहे तो लिख लेना, इस तरह के पॉइंट लिख लो। इन इसोफेगस, इन इसोफेगस नो डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट, हाँ कि ना? क्या हुआ? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? लिख लिया सबने? बोलो। देखो, जो आपके पास गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर आपके पास था, उसका तो दो फंक्शन है। एक तो सारे फूड एक बार में आने नहीं था, ऐसा नहीं कि खाया सारा चल रहा नीचे, आगे ना। और जब वो, देखो बहुत अगर मालूम ना चले तो ऐसा आप एहसास कर सकते हो कैसे? वो तो मतलब अलग तरीके से आप अलग मैकेनिज्म अपनाओगे तब आपको मालूम चलेगा अंदर क्या क्या हो रहा है। जो आपका स्टोमक है बेसिकली वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब उनके वाल होते हैं ना बहुत ही रफ होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट बनी होती है। आपने वो देखा होगा ना, जो बिल्डिंग में जो मसाला बनती है, जो कंक्रीट जो मिक्स होता है, जो मशीन होती है उसमें अलग अलग ब्लेड टाइप की होती है। तो वैसे कुछ मस्क्यूलर कंपार्टमेंट होती है, कहाँ पर? स्टोमक में। उस पार्ट में फूड रहती है, फिर वो एसिड निकलता है, फिर उसको क्रश करता है, फिर फैलता है, फिर क्रश करता है। इस तरह करते करते पूरा फूड को पेस्ट बनाता है। तो उस दौरान जब ऐसा पॉसिबिलिटी होगी तो फूड ऊपर भी तो आ सकता है। तो उसको कौन बंद करता है? कौन सा स्फिंक्टर? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, आगे ना। अच्छा, जब ऊपर आ सकता है तो नीचे तो और भी आ सकता है, तो नीचे बंद करने के लिए कौन होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या इतना याद रहेगा? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसी में, मतलब ह्यूमन क्या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, डाइजेशन इन स्टोमक। डाइजेशन इन स्टोमक। हेलो, किसका? फूड का या किसी और का? डाइजेशन ऑफ फूड in stomach, what happened? कोई दिक्कत है? बताओ, स्टमक में कौन कौन सा डाइजेशन होगा, कौन बताएगा? एनीवन? और बाकी और लोग कुछ नहीं बोलोगे क्या? अरे और लोग कुछ नहीं बोलोगे? और लोग नहीं पढ़े हो? अच्छा, जी सेल क्या होता है स्टमक में? हाँ हाँ, तो गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है? स्टमक से। तो वो क्या करता है, आपके फूड को, आपके फूड के लिए गैस्ट्रिक जूस का रिलीज करवाता है। किससे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, हाँ कि ना? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, when food enters in the stomach, कहाँ पर? तो मैंने लिखना in a stomach, then G cells secrete गैस्ट्रीन। और गैस्ट्रीन क्या है? हार्मोन है ना, जिनकी वजह से क्या होता है, विच स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ, कौन सा जूस? कहां से? कहां से? फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। अरे हाँ कि ना? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या इतनी बात समझ में आई? ये सारा चीज नर्व और हॉर्मोन्स और केमिकल सब्सटेंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, स्टार डाल करके,
क्या लिखेगा, सेक्रेशन। इसलिए बोलते हैं ना कि खाना खाने से पहले हमें पानी पीना चाहिए, या उस जब खाना खाने जाए उससे पहले कुछ आपको खा लेना चाहिए, ताकि आपको बॉडी को मैसेज मिल जाए कि बॉडी में खाना आने वाला है। आगे ना वो पहले से तैयार रहेगा तो फूड को डाइजेस्ट करना ज्यादा इजी पड़ेगा। इसीलिए खाने से पहले सही तरीका होता है कि पानी से शुरुआत की जाए, आगे ना, और बीच में फिर पानी पी जाए, और लास्ट में तो नहीं के बराबर पानी पी जाए, आगे ना। क्लियर? तो उसमें लिखिए सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस is controlled by nerve, controlled by nerve hormone, आगे ना, and chemical substance। बात समझ में आई? अरे बोलो, अरे हाँ कि ना, आगे बात करो। Yes, sir. आगे बढ़ो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना इसी के अंदर, ये जो हम लोगों ने टॉपिक लिखा डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक, उसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखना डाइजेशन बाय रेनिन। अरे नाम तो सुना होगा आपने इसका, डाइजेशन बाय रेनिन। अच्छा, रेनिन एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन भी होता है, ये वाला क्या है? ये एंजाइम है, सिंगल एंड वाला हार्मोन होता है। कुछ तरीका बता याद करने का ना, तो याद रखना है। हाँ, तो मैंने बोला डाइजेशन बाय रेनिन। देखो सिंपल सी बात है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्लास में बोलेंगे, क्लास में बोलेंगी तो लॉन्ग टाइम ही हमेशा के लिए याद रहेगा, आगे ना। जिसको केमिस्ट्री आती नहीं थी वो केमिस्ट्री का टीचर बन गया, जिसे केमिस्ट्री आती नहीं थी वो केमिस्ट्री का टीचर बन गया, इसीलिए क्योंकि मैंने उस क्लास में इंटरेस्ट दिया था। मैं शुरुआत में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, वो भी आकाश के बच्चों। किसी बच्चे को? वेस्टर्न विच आर नॉट हटेड बाय आकाश, वो दिल्ली वाला आकाश। कौन सा वाला? लोकल वाला नहीं, दिल्ली वाला, आगे ना। तो मैंने क्या बोला, इसको हम लोग दूसरे नाम पे क्या बोलते हैं, टाइमोसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो ये होती है, क्लास में आप बोलेंगे तो वो जो आपके दिमाग में जाएगी ना, मतलब आपको जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ऑल दीज आर कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, आगे ना। ये नर्व के थ्रू, जो ब्रेन है ना, ब्रेन एक्चुअली क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ या फिर क्लस्टर्स ऑफ नर्व सेल्स। जब हम पढ़ेंगे, जब समझ में आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूरल कार्डियोनाल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा हाँ सर सही कह रहे थे। अभी तो समझ में आ नहीं रही थी क्योंकि आपने देखा नहीं, आगे ना। तो डाइजेशन बाय रेनिन, दैट इज द, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, टाइमोसिन भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर बात किया जाए इस रेनिन के बारे में, जब बच्चा छोटा होता है तो उस दौरान जो मिल्क का डाइजेशन होता है, मिल्क में क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, बोलो। इसमें लिखिए रेनिन, क्या हो गया, रेनिन इज एक्टिव in childhood stage, childhood stage, yes or no, of mammals only, mammals only। कोई दिक्कत? ये क्या करता है, मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है, मिल्क को कन्वर्ट्स इनटू कर्ड लाइक सब्सटेंस, आगे ना। इसलिए बच्चों को क्या बोलते हैं, इन्फेंट को बोलते हैं कर्डलिंग फैक्ट्री, आगे ना, क्योंकि मिल्क को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे तो आप उन कर्ड को यूज कर सकते हैं फॉर योर कंजम्पशन, आगे ना। इसलिए बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही क्या करता है, कुछ टाइम बाद उसको वॉमिट कर देता है, वही तो बोल रहे हैं। तो इसलिए पार्टली डाइजेस्ट कर पाते हैं, आगे ना। तो कर्ड लाइक सब्सटेंस,
इसलिए बच्चों को बोलते हैं कर्लिंग फैक्ट्री। अरे बात समझ में आई? सब किए हैं, कैसा नहीं, कोई इसमें सब बच्चा करता है, कोई अलग से सोने चांदी का बना हुआ नहीं, क्यों नहीं करता आगे ना, इस तरह की हरकतें सब करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और कुछ भी करते हैं, उनके लिए सब माफ, आगे ना, लेकिन बचपना तक ही, उसके बाद नहीं ना, प्यूबर्टी से पहले पहले जितना जो करना कर लो सब चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर एक अलग जिम्मेदारी आती है। तो मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड लाइक सब्सटेंस एंड दिस इज डन बाय, पक्का आगे ना। ये जो आपके पास चाइल्डहुड स्टेज में रेनिन था, जो कि एक्टिव किसमें होती है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होती है, आगे ना, और कर्ड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, जो कि मिल्क को समवॉट पार्शियली डाइजेस्ट करता है, मतलब क्लोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, हाँ कि ना, देन फिर इसको डाइजेस्ट करता है, तो उसमें से कुछ बाहर वॉमिट कर दिया जाता है, जो बचता है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, हाँ कि ना। लेकिन अगर देखा जाए तो रेनिन एडल्ट में क्या होती है, इनएक्टिव होती है। इन एडल्ट रेनिन इज एक्टिव और इनएक्टिव? Inactive. इनएक्टिव मतलब जो कि एक्टिव नहीं है, बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी के अंदर, इसी रेनिन के बारे में, कि जो आपके पास रेनिन है, क्या है, रेनिन है, इट एक्ट्स ऑन मिल्क, इस पे काम करता है, ये मिल्क में काम करता है। मिल्क में कौन सा, जो प्रोटीन होती है कैजीन, नाम सुना है, प्रोटीन कैजीन, आगे ना, इसको अच्छा कैजीन जो है बेसिकली क्या है, सोल्यूबल प्रोटीन है, आगे ना। तो रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, कैजीन होता है, जो कि क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, आगे ना, कैजीन इज सोल्यूबल प्रोटीन। कोई दिक्कत आगे ना, बोलो ना, नहीं sir. आगे बढ़ो, सबने Yes लिखा। sir. Yes sir. जब वहां पर क्या होता है, रेनिन प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन, इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन, ये जो कैजीन है, कैजीन को किस में कन्वर्ट करेगा, बोलिए, प्रोटीन, गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनसोल्युबल, बोलिए, इनसोल्युबल पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट, हाँ कि ना। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? और इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं जी, मास्क वाले क्या बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, क्लियर? अरे बोलो, आफ्टर बिकमिंग इट दैट, आफ्टर क्या, जब इंसोल्युबल होने के बाद क्या होगा, कि जो इंसोल्युबल प्रोटीन है वो कुछ देर तक स्टमक में रहेगा, कुछ लॉन्गर टाइम के लिए, हाँ कि ना, देन फिर क्या करेगा, इसको एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्लियर है? और ये जो कर्डलिंग होता है मिल्क का, दिस इज बेसिकली डन बाय HCl इन केस ऑफ एडल्ट में, क्योंकि उसमें रेनिन तो इनएक्टिव होती है, हाँ कि ना। तो ऐसा आप पॉइंट बना के इस तरह बना के लिख सकते हैं। फिर वो कर्डलिंग का होने के बाद वो स्टमक में कुछ देर रहेगी, फिर फर्दर कहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि उसका कुछ कुछ हद तक डाइजेशन तो वहां पर भी हो जाएगा, क्लियर? एज वी नो रेनिन इज absent in adult human, तो बड़े लोग भी तो दूध पीते हैं ना, नहीं पीते क्या? हाँ हाँ, क्या के ना, तो उसको क्या करता है, दैट इज डाइजेस्टेड बाय HCl, आगे ना। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज डन बाय, बोलिए, HCl, साथ ही साथ में पेप्सिन एंड
काइमोट्राइप्सिन। हाँ जी, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किधर है? हाँ जी, इन ह्यूमन। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ट्रिप्सिन दिख नहीं रहा है? आगे बढ़ूं? अच्छा चलो, मैं थोड़ा बहुत ये कहानी टाइप पे मैं जो डेकोरेट करके बोलता हूँ, जब खुद से रिवाइज करते हैं तो कहानी याद आती है, कोरिलेट कर लेते हो ना? हाँ जी, आगे बढ़ो क्या? लेट लगी। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो डाइजेशन बाय पेप्सिन। डाइजेशन बाय पेप्सिन। है लिखा? किसी को यहाँ तक डाउट है? डाइजेशन बाय पेप्सिन। आगे ना, अब पेप्सिन का काम क्या हो मुझे कौन बताएगा? बोलो बोलो। प्रोटीन का डाइजेशन तो कहेगा, लेकिन और बताइए। अच्छा, पेप्सिन इनिशियली एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है? बोलो। इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव को क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। इनएक्टिव पेप्सिनोजन। कौन सा जन? ऑन गेटिंग कांटेक्ट विथ HCl या एक्सपोजर लिखिए। क्या हुआ? यही तो लिखा था ना, फिर क्या देख रहे थे? ऑन गेटिंग, क्या बोला मैंने? एक्सपोजर ना, टू HCl। ये किसमें कन्वर्ट होता है? किसमें? पक्का? पेप्सिन। इट कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव पेप्सिन। एक्टिव पेप्सिन। और ये पेप्सिन है, एक्सोपेप्टाइडेज है या एंडोपेप्टाइडेज है? मतलब अंदर काटेगा या बाहर काटेगा? तो कभी भी अगर अंदर कटवाना हो तो हम किसको यूज करेंगे? एंडोपेप्टाइडेज को यूज करेंगे। हाँ कि ना? सर किसको काटेगा? तो पेप्टाइड को काटेगा, जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म है। हाँ कि ना? अरे बोलो। और ये एंडोपेप्टाइडेज क्या करेगा? जो आपके पास प्रोटीन्स है, प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। आगे ना, तो समराइज करने करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन्स है, क्या है? प्रोटीन्स है, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, ये किसमें कन्वर्ट होगा? बोलो। पेप्टोन्स में प्लस प्रोटियोजेज में, अरे हाँ कि ना, प्लस पेप्टाइड्स में। अरे बोलो तो, अरे बोल दो। दैट इज पेप्सिन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कंटिन्यू करूं? अरे बढ़ो क्या? एक नोट डाल के पॉइंट लिखना। डाल के नोट डाल के पॉइंट लिखना। क्या नोट डाल पॉइंट लिखोगे? क्योंकि जो स्टोमक में क्या प्रेजेंट होती है? बोलो बोलो ना। हैसियत तो होती है, लेकिन प्रोटीन इन स्टोमक क्या हुआ? एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज are found
फाउंड, सो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे होगा? बक्कल कैविटी में, हाँ, स्टमक में, हाँ कि ना? सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन टेक प्लेस इन, और टेस्ट में पिछले लेक्चर तक ही आएगा, ठीक है, इन द स्टमक। बात समझ में आई क्या? बोलो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लिपेज। गैस्ट्रिक लिपेज, इनका काम क्या होगा? बोलिए। लिपिड्स को ब्रेक तो ऐसा बोल सकते हैं, जो आपके पास क्या है, फैटी एसिड्स है, बोलो ना, एक मिनट, जो आपके पास फैट्स वगैरह हैं, क्या है, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, हाँ कि ना? प्लस मोनोग्लाइसराइड्स, मोनोग्लाइसराइड्स। बात समझ में आई क्या? बोलो ना। क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक लिपेज है ये कम अमाउंट में सेक्रेट होती है, तो फैट का डाइजेशन स्टमक में कम होती है। बात समझ में आई क्या? फैट का डाइजेशन कम अमाउंट में डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्टमक में, क्योंकि वहां पे इसका अमाउंट भी, लिपेज का अमाउंट भी कम होता है। क्या इसकी बात समझ में आई? तो मैक्सिमम कहाँ पे होती डाइजेशन होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अरे बोलो ना, क्योंकि बाइल जूस कहाँ से आ रही है? लीवर से, और लीवर से वो स्टमक में नहीं जा रही, वो आ रही है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉट माय पॉइंट? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। बोलो। नेक्स्ट में देखना, ये जो लिपेज है, क्या है? लिपेज, इट एक्ट्स ऑन एमल्सिफाइड फैट। कौन सा फैट? एमल्सिफाइड फैट, और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? एंड कन्वर्ट इट इनटू किसमें बताओ? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। और उस ग्लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, मिथिलिस का नाम सुना आप लोगों ने, हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला? लिपेज एक्ट्स ऑन एमल्सिफाइड फैट एंड कन्वर्ट इट इनटू फैटी एसिड एज वेल एज ग्लाइसरोल। कन्वर्ट इट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, आगे ना? बोलो। क्या इतनी बात समझ में आई? और जो फूड वगैरह होती है उसमें 1% ही क्या होता है? एमल्सिफाइड फैट होता है, आगे ना? अगर देखा जाए तो स्टमक में फूड कितनी देर तक रहती है? 4 to 5 आवर्स, आगे ना? तो फिर उसी हिसाब से वेस्ट मटेरियल का डिस्चार्ज होती है, मतलब फीकल मैटर का डिस्चार्ज होती है थ्रू एनाल स्फिंक्टर, रेगुलेशन बाय एनाल स्फिंक्टर। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो, बोलो ना, आगे बढ़ो। अरे लास्ट पर बोलो, लास्ट पर मैं समझ रहा हूँ तुम लोग के प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। मैंने समझा तो कौन समझेगा? द स्टोमक जो फूड को कितने तक स्टोर करेगा? स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, आगे ना? एंड देन, जिसकी वजह से क्या होता है? एंड फूड गेट मिक्सेस थ्रूली विद द गैस्ट्रिक जूस, आगे ना? अरे बोलो, विद द गैस्ट्रिक जूस, इसमें क्या होता है? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, आगे ना? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, आगे ना? किसका? स्टोमक का। बाई, और ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं चर्निंग। कभी इधर कभी उधर, इधर उथल पुथल, फिर उधर उथल पुथल, फिर क्या होता है? मिल करके, हाँ, ऐसे मूवमेंट कैसे बोलते हैं? कभी इधर से दबाएगा तो उधर से दबाएगा, तो लास्ट में ऐसा दबाएगा तो उसका कंज्यूमर निकाल देगा। क्लियर है? अरे बोलो ना।
ऑफ इट्स मस्क्यूलर वॉल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फुट को, काइम बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद क्या होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है। हर एक छोटे छोटे अंतराल के बाद, मैं बोलता हूँ ना, अब देखते हैं छोटे से अंतराल के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। तो उसमें क्या बोलते हैं, आफ्टर एवरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है और इसको रिलीज करता है, कहाँ पे, ड्यूटेनम पे, बाकी रेस्ट ऑफ काम करने के लिए। आगे ना, इसको बोलते हैं छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट। जैसे आप लोग खरीदते हैं ना प्रोडक्ट्स EMI पे, तो वहीं पे यहाँ पर भी होता है इंस्टॉलमेंट। आजकल में लोग मास्क का बहुत फायदा उठाते हैं ना, मास्क लगा करके अंदर ही एकदम हंसना है, खूब अच्छे से मुस्कुराते रहते हैं। आगे ना, वो मैं समझ सकता हूँ ना, I can understand each and everything. इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं लिखा? डाइजेशन ऑफ फूड इन